जैसे कि मैं आप लोगों को सबको बताया था पिछले वीडियो में कि मैं एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। उस सीरीज में स्टॉक मार्केट का बेसिक्स से लेके एडवांस तक और उसके बाद प्राइस एक्शन एडवांस लेवल पे, उसके बाद एसएमसी, ये 3 चीज़ कवर होने वाले हैं। तो इस सीरीज में मैंने एक वीडियो अपने चैनल पे पिछली बार मैंने अपलोड किया था और उस सीरीज का ये सेकेंड वीडियो है जहाँ पे मैं आप लोगों को थोड़ा डिटेल्ड में आज इस वीडियो को मैं बनाऊंगा। और इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है और उसमें कौन से एलिमेंट्स कौन से कंपोनेंट्स हैं जिसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अभी टाइम नहीं है तो इस वीडियो को आप क्या करो कि वॉच लेटर में डाल के इसको रख दो। अगर आप फ्री हो तो आप तो ही इस वीडियो को देखना है कि ये वीडियो एकदम बेसिक लेवल से, अगर कोई नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से या फिर नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से, आर्ट से आया हो या फिर वो कॉमर्स से हो, कोई भी बैकग्राउंड से आया हो या फिर साइंस बैकग्राउंड से आया हो, वो अगर स्टॉक मार्केट को समझना चाहेगा तो ये वीडियो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ और शुरू करता हूँ डिटेल्ड एनालिसिस के साथ। डिटेल तरीके से हम समझेंगे कि हाँ स्टॉक मार्केट होता है क्या, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे मैं अपने चार्ट पे यहाँ पे खोल रखा हूँ, है ना। तो यहाँ पे एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्टार्ट कहाँ से करनी है ये बताता हूँ, ठीक है। स्टॉक मार्केट तो हम करेंगे ही करेंगे। स्टॉक मार्केट इस चीज को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, एकदम सिंपल सिंपल भाषा में और एकदम सिंपल भाषा में एकदम जीरो लेवल से मैं यहाँ पे स्टार्ट करूंगा। मैं ये सोच के ये वीडियो बना रहा हूँ, ये माइंडसेट लेके कि मेरे जो वीडियो जो देख रहे हैं वो न्यू कॉमर्स हैं, वो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बना रहा हूँ वीडियो, ठीक है। अगर इसमें कुछ दिक्कतें आई या फिर आपको लगे कि हाँ ये टॉपिक शायद आपके हिसाब से गलत हो तो आप लोग प्लीज इस चीज को कमेंट करेंगे। उसको मेरे पास एक्चुअली बेसिकली मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास उसको नोटिफाई आना चाहिए कि हाँ ये चीज आपने गलत बताया। पर ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, जो भी बताऊंगा वो करेक्ट बताऊंगा और जो भी होगा वो रिफाइंड जो मटेरियल होता है ना, मतलब 10 बुक पढ़ने के बाद जो आप एक रिफाइंड थॉट प्रोसेस, रिफाइंड नॉलेज निकालते हो, वो चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ। इस स्टॉक मार्केट को सिंपल दो दो भाग में मैं यहाँ पे डिवाइड करने वाला हूँ। एक तो स्टॉक और दूसरा जो होगा वो मार्केट। मार्केट, ठीक है। अब स्टॉक को फर्दर में डिवाइड करता हूँ। स्टॉक एक होगा इन्वेंट्री, ठीक है, और दूसरा जो होगा वो होगा सिक्योरिटीज, ठीक है। स्टॉक मार्केट मैंने 2 बार में डिवाइड कर दिया, एक स्टॉक एक मार्केट। स्टॉक फर्दर 2 डिवाइड किया 2 पार्ट में, एक इन्वेंट्रीज और एक सिक्योरिटीज। अब इन्वेंट्री देखो क्या होता है। इन्वेंट्री को पहले एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद में सिक्योरिटी को एक्सप्लेन करूंगा। इन्वेंट्री मीन्स एनी गुड्स या फिर सर्विसेज हेल्ड हेल्ड बाय अ कंपनी, ठीक। कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज एक कंपनी के हाथ में होता है उसी को इन्वेंट्री कहते हैं और उसी को हम स्टॉक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने घर में देखें, हमारे पास राशन के स्टॉक होता है, हमारे पास कोई भी सामान के स्टॉक होता है, वो इन्वेंट्री होता है हमारे घर का कि ये चीज अभी है, इसको हम यूज कर सकते हैं फर्दर। उस चीज को हम क्या कहते हैं, इन्वेंट्री कहते हैं, ठीक है। अब इन्वेंट्री किस किस चीज का होता है, फर्स्ट पॉइंट मैं बताता हूँ। फर्स्ट पॉइंट होता है रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल ये सारे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले जितने हैं ना वो समझ जाएंगे, 1 मिनट में ही मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ। और नॉन नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड वाले हैं उनके लिए मैं ये डिटेल में समझा रहा हूँ, आप लोग समझे। ये आसान भाषा में है और एकदम सिंपल भाषा में, ठीक है। रॉ मटेरियल होता है बेसिकली क्या है कि कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए जो हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, जो भी प्रोडक्ट यूज करते हैं उसको रॉ मटेरियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे को एक सोडा की बोतल बनानी है, सपोज आपको कोक बनानी है, तो कोक के लिए क्या चाहिए, एक आपको फ्लेवर चाहिए, दूसरा पानी चाहिए, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिस स्प्रेड जिसे कहते हैं
वो चीज चाहिए, 2-3 चीज चाहिए, उसके बाद उसका बोतल चाहिए, उसका कैप चाहिए, उसका प्रिंटिंग लेबलिंग जो भी होता है वो चीज चाहिए। तो ये सारे क्या हो गए, रॉ मटेरियल। उस चीज को यूज करके हम क्या बनाएंगे, एक फिनिश बनाएंगे जो होगा कोका कोला। ठीक है। अगर हम बात करें कोई दूसरा प्रोडक्ट की अगर हम कपड़े को बनानी है, जींस, सपोज शर्ट हमारे को बनानी है, शर्ट में रॉ मटेरियल क्या लगेगा, जो रोल आते हैं, शीट आते हैं, कपड़े के शीट आते हैं, उसको कटिंग होता है, उसको सिलाई होता है, फिर एक फिनिश गुड बनता है। ठीक है। तो रॉ मटेरियल आप ये समझ लो कि जो भी एक फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए जो भी प्रोडक्ट्स यूज होते हैं उसको रॉ मटेरियल कहा जाता है। ठीक है। तो एक तो इसका स्टॉक होता है, दूसरा होता है WIP का। WIP बोले तो वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। सपोज कि हमारे को मल्टी लेवल में कोई एक प्रोडक्ट बन रहा, फॉर एग्जांपल मैं बात करूं चार्जर या फिर फोन, फोन हम ले लेते हैं। फोन का असेंबली एक दिन में नहीं होता है, या फिर हम कार की बात करते हैं, कार की असेंबली एक दिन में नहीं होता है, मल्टीपल टाइम फ्रेम लगते हैं, मल्टीपल प्रोसेस होते हैं, मल्टीपल स्टेज होते हैं, उस स्टेज से गुजरता है और वो फाइनल प्रोडक्ट बनता है। ठीक है। तो अगर हम फोन का बात करें तो फोन का पहले मदरबोर्ड जो चिपसेट होता है वो सारे बनते हैं, फिर फर्दर अगले प्रोसेस में जाता है, सेकंड प्रोसेस में जाता है, उस प्रोसेस में फिर उस पे कैमरे चढ़ते होंगे, उस पे स्पीकर चढ़ते होंगे, उस पे अदर एडिशनल फीचर्स वाले जो भी कंपोनेंट्स होते हैं वो चढ़ते हैं। उसके बाद फाइनली आपका केस चढ़ता है, ऊपर से कवर चढ़ता है, फिर उसका ग्लासेस चढ़ते हैं, टेम्पर चढ़ते हैं, उसके बाद वो फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं। ठीक है। सपोज अगर कोई भी प्रोडक्ट प्रोसेस एक से गुजर के प्रोसेस दो पे जाके होल्ड हो गया है, तो ये प्रोसेस दो का जो गुड्स होगा ना वो WIP होगा, स्टॉक होगा ना वो WIP होगा। ठीक है। तो दूसरी चीज हमारे क्या होगा, एक तो रॉ मटेरियल का स्टॉक होता है, दूसरा हमारे को WIP का स्टॉक होता है, और तीसरा थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट है फिनिश गुड का, फिनिश गुड्स का। ठीक है। क्या ये फिनिश्ड गुड का। ठीक। और कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसको फिर स्टोर किया जाता है, उस स्टोर्ड गुड को फिर फर्दर हम मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं, या फिर डीलर के पास भेजते हैं, या फिर कस्टमर के पास भेजते हैं, या फिर अलग कोई जगह पे उसका मार्केटिंग होनी है। इंडिया में अगर है तो इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर बाहर इंडिया से बाहर जानी है तो इंडिया के बाहर फिर डिस्ट्रीब्यूट होता है। ठीक है। तो ये तीन चीजों का क्या होता है, स्टॉक होता है, इन्वेंट्री होता है, उसको भी हम स्टॉक कहते हैं। अब दूसरी जो मेजर पॉइंट्स हमारे को कवर करनी है वो करनी है सिक्योरिटीज। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, सिक्योरिटीज। इस सिक्योरिटी को हम एक्सप्लेन करेंगे और इस चीज में हम समझने की कोशिश करेंगे, हाँ फाइनली अगर स्टॉक मार्केट में ये सिक्योरिटी का क्या मतलब होता है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं सेकेंड पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ, सेकेंड पॉइंट में एक्सप्लेन करता हूँ क्या, तो सिक्योरिटीज। इसको और फर्दर मैं ऊपर कर दे रहा हूँ। ठीक है। ओके। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करता हूँ सेकेंड सिक्योरिटीज। ठीक है। आ जाओ। सिक्योरिटीज, सिक्योरिटीज में तीन चीजें को हम एक्सप्लेन करेंगे, उसको बारी बारी में देखता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ। इसमें तीन चीज में इसको मैं क्या करता हूँ, सिक्योरिटीज में तीन चीज होगा। पहला इक्विटी शेयर, दूसरा प्रेफरेंस शेयर, तीसरा डिवेंचर। ठीक है। इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, कोई भी एक कंपनी को जब फंड की रिक्वायरमेंट होती है, फंड रिक्वायरमेंट, कोई भी एक कंपनी को आप इनकॉर्पोरेट करते हो, कोई भी कंपनी को आप शुरू करते हो, कोई बिजनेस को आप शुरू करते हो, तो उसको चलाने के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए, फंड की रिक्वायरमेंट होती है।
चाहे वो डे टू डे यूजेस के लिए पैसे चाहिए, या उसमें प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर करनी है उसके लिए पैसे चाहिए, या फिर डेली प्रोसेस में जो भी मटेरियल यूज होता है उसको बाय करने के लिए पैसे चाहिए, लेबरों को पे करने के लिए, रेंट पे करने के लिए, सारी चीज के लिए क्या चाहिए, पैसे चाहिए। कंपनी को फंड को रिक्वायरमेंट है। अब उस फंड को कैसे पूरा कर सकते हैं? उस फंड को पूरा करने का तीन चार तरीके हैं, जिसमें से तीन यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, कि आप पहले इक्विटी शेयर इशू कर दो, आईपीओ ला दो, या फिर प्रेफरेंस शेयर दे दो, या फिर डिवेंचर इशू कर दो, या चौथा क्या होता है, चौथा होता है फोर्थ यहाँ पे लग दो, टर्म लोन। टर्म लोन, ठीक है, टर्म लोन जो कि बैंक से आप लोन ले सकते हो, बैंक से लोन ले सकते हो। ठीक है, ये चार चीजें हैं कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने की। उसमें से पहला जो है इक्विटी शेयर आईपीओ लाओ, और आईपीओ, अब आईपीओ इक्विटी शेयर दिया किसको जाता है? बेसिकली इक्विटी शेयर दिया जाता है अगर कंपनी का मालिक है, वो क्या करता है कि अपने नाम से शेयर सर्टिफिकेट इशू कर देता है कि मैं इस कंपनी में करोड़ रुपए लगा रहा हूँ, और उसके बदले मेरे को ये शेयर्स मिलेगा। एक प्रूफ होता है कि ये शेयर सर्टिफिकेट एक प्रूफ होता है कि आप कंपनी का ऑनर हो और आप इस अमाउंट इस कंपनी में दे रखे हो, वो चीज होता है शेयर्स। ठीक है, इक्विटी शेयर्स होता है। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? एक प्रेफरेंशियल शेयर, मतलब एक राइट होता है प्रेफरेंशियल शेयर होल्डर को कि जब भी कंपनी डिसोल्व होता है, बंद होता है, तो पहले पैसे आउटसाइडर को दिया जाता है। अगर सपोज कंपनी डिसोल्व होता है तो पहले किसको पैसे दिए जाते हैं? आउटसाइडर को, जिसे हम क्रेडिटर भी बोलते हैं, क्रेडिटर। और उसके बाद फिर पैसा बचता है तो फिर मालिक लेता है, ऑनर लेता है। ठीक है, तो ये होता है। तो ये पहले जब कंपनी डिसॉल्व हो तो पहले किसको पैसे पे होगा? पहले बैंक को होएगा, उसके बाद डिवेंचर को पे होता है, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर को पे होता है, और उसके बाद अगर बचा कुचा है तो फिर इक्विटी शेयर्स को आता है। ठीक है, ये होता है। तो पहले तो हम कहाँ थे, यहाँ पे फंड फंड रिक्वायरमेंट पे थे। जब फंड रिक्वायरमेंट होता है तो कंपनी इक्विटी शेयर पहले इशू करता है। ठीक है, पहले इक्विटी शेयर इशू करता है, उसके बाद उससे भी अगर पैसे नहीं होते तो प्रेफरेंस शेयर, उसके बाद डिवेंचर, उसके बाद टर्म्स लोन लेता है। ठीक है, ये चार चीजें हैं जहां से कंपनी पैसे के लिए अप्रोच करता है, उस पैसे को फिर बिजनेस में यूज करता है। तो यहाँ पे आता है इक्विटी शेयर। अब इक्विटी शेयर अब इक्विटी शेयर कौन इशू कर सकता है? इक्विटी शेयर इंडिया में कौन इशू करता है? कोई भी कंपनीज जो कि रजिस्टर्ड किससे है? अंडर कंपनीज एक्ट 2030 या फिर 1956, ये दो एक्ट के तहत कोई भी कंपनी रजिस्टर कराया है अपने आप को कंपनी के नाम से, उनको कंपनीज कहा जाता है, और वो फिर ऐसे फंड्स रेज कर सकते हैं। अब कंपनीज में बहुत सारे टाइप्स ऑफ कंपनीज होते हैं, टाइप्स ऑफ कंपनीज। ठीक है, टाइप ऑफ कंपनीज में पहला होता है ओपीसी। ये होता है 1% कंपनी, मालिक एक होगा और पैसे डालेगा, कंपनी चलाएगा, 1% कंपनी भी होता है। उसके बाद है लिमिटेड, उसके बाद अनलिमिटेड, प्राइवेट होता है, प्राइवेट लिमिटेड जिसे हम कहते हैं, पब्लिक होता है। ठीक है, बहुत सारे तरीके से कंपनीज होते हैं जो रजिस्टर्ड होते हैं कि कौन सी एक्ट के तहत? कंपनीज एक्ट 2013 के एक्ट। ठीक है, इनके तहत कंपनीज रजिस्टर्ड होते हैं और फिर अपना फंक्शन तैयार करते हैं। बिना कानून के कुछ भी नहीं होनी है इंडिया में, सारे कानून से ही चलनी है। इंसान जो भी काम कर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर होके काम करता है, तो उसी
चीज को रेगुलेट करते हुए, उसी रूल्स को फॉलो करते हुए सारे कंपनीज, जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होते हैं, वो सारे कंपनीज होते हैं, उसमें अलग अलग टाइप्स के कंपनीज होते हैं। वो 1% कंपनी, ओपीसी कहते हैं, लिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, पब्लिक लिमिटेड कंपनी। लिमिटेड कंपनी में ये होता है कि उनका जो देनदारी होता है, मतलब उनका लायबिलिटीज जो होती है ना, वो लिमिटेड हो जाती है। अनलिमिटेड में, अनलिमिटेड कंपनी कोई बनाता नहीं है वैसे भी, पर एक थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी होता है कि अगर कोई कंपनी है जो अनलिमिटेड कर दिया है, तो उनका रिस्क जो होता है वो अनलिमिटेड हो जाता है। अगर कहीं वो लॉस इनकर करते हैं, तो कंपनी के पैसे अगर खत्म हो जाती है, उस लॉस को रिकवर करने के लिए तो घर से लाना पड़ेगा, क्योंकि उनका लायबिलिटीज क्या है, अनलिमिटेड है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो प्राइवेटली ओन्ड होता है, उसमें कोई गवर्नमेंट स्टेक नहीं होता है। पब्लिक लिमिटेड कंपनी होता है जो गवर्नमेंट का स्टेक होता है, उसमें उसमें गवर्नमेंट का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। उसका 50 मोर देन 50% कंट्रोल कौन करता है, गवर्नमेंट करता है। वो कौन सा कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है। अब आता है जो मेजर पॉइंट होता है, कंपनीज का ही टाइप है ये, वो है लिस्टेड कंपनी। ठीक है, एक होता है अनलिस्टेड कंपनी होते हैं, अनलिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनीज पहला, और दूसरा होता है लिस्टेड कंपनी, कंपनीज। ठीक है, अब अनलिस्टेड कंपनीज क्या होते हैं, अनलिस्टेड कंपनीज वो होते हैं, इन्हीं कंपनी में से ये सारे, सॉरी कहाँ गए, इन्हीं कंपनीज में से ही ये दोनों कंपनियां हैं। ठीक है, अभी जो मैंने कंपनी के बारे में मैंने बताया, उन्हीं कंपनीज में से फर्दर दो हिस्सों में बढ़ जाते हैं यही कंपनियां, एक बन जाता है अनलिस्टेड, एक बन जाता है लिस्टेड। अब अनलिस्टेड कंपनी को कुछ कराना नहीं होता है, पर लिस्टेड कंपनी को क्या करना होता है, एनएसई या फिर बीएसई पे लिस्ट कराना होता है। इन पे क्या कराना होता है, लिस्ट कराना पड़ता है, लिस्ट कराना पड़ता है। अब ये लिस्टिंग कैसे होता है, आप सेबी को बोलते हो, फिर उसमें इन्वॉल्वमेंट एनएसडीएल का होता है, उसमें सीडीएसएल है ना, सीडीएसएल का होता है। ये तीनों चीज का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, इनसे प्रायर इंफॉर्मेशन देते हैं, उनसे नोटिस लेते हैं, प्रोसीजर होता है प्रॉपर, और फिर कंपनीज क्या होते हैं, यहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं, जिनको हम लिस्टेड कंपनीज होते हैं। और फिर यही लिस्टेड कंपनीज क्या होते हैं, स्टॉक एक्सचेंज पे, एनएससी बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज जो है, स्टॉक एक्सचेंज, इस पे क्या होते हैं, ये ट्रेड होते हैं। इसी को हम क्या करते हैं, बाई करते हैं या फिर सेल करते हैं, और फिर यही बाई सेल को हम क्या करते हैं, इंट्राडे कहते हैं, या फिर स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग कहते हैं, जो भी। ठीक है, इसी बाई सेल को हम क्या करते हैं इसी बाई सेल को हम स्टॉक, अरे इसी बाई सेल को हम क्या कहते हैं, स्टॉक मार्केट। ठीक है, यहाँ तो पहले तो मैं ये बता दूं, अभी तो अभी अभी कंसेप्ट अभी थोड़ा बहुत बचा है। हमने क्या किया, स्टॉक के बारे में हम लोग समझ नहीं कि स्टॉक होता है क्या है। ठीक है, अब आते हैं हम दूसरा मार्केट पे। मार्केट भी तो हमें फर्दर एक्सप्लेन करनी है, ऐसे थोड़ी होता है। अब आते हैं यहाँ पे, इस पे, मार्केट पे। स्टॉक समझ गया ना, स्टॉक होता क्या है बेसिकली, स्टॉक होता है सिक्योरिटीज, इसमें इक्विटी शेयर होता है, जो ऑनर ऑफ द कंपनी के पास होता है, ठीक है। जो कंपनी का मालिक होता है, उसी के पास इक्विटी शेयर इश्यू होता है, एक सर्टिफिकेट पे लिख के, कि एक सर्टिफिकेट होता है शेयर सर्टिफिकेट जिसे हम कहते हैं,
उस पे लिखा होता है मिस्टर XYZ ने 1 लाख रुपए दिए हैं इस कंपनी को चलाने के लिए, उसका ये सर्टिफिकेट है। अगर ये सर्टिफिकेट हमारे को वापस कंपनी को ये दिया जाता है, वो ABCD लिमिटेड को, ABC लिमिटेड को अगर ये वापस दे देता है तो हम उसके बदले में कैश दे देंगे। कितना कैश दे देंगे? कितना? 1 लाख के हिसाब से। अगर वो शेयर सर्टिफिकेट होल्ड करना चाहता है तो उस वो हमें क्या देगा? वो हमें क्या देगा? 1 लाख रुपए देगा इंस्टेड ऑफ वो शेयर सर्टिफिकेट। क्या चीज करने के लिए? ये कंपनी चलाने के लिए। अगर कंपनी इन फ्यूचर अगर प्रॉफिट कमाता है तो उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड उस शेयर होल्डर को भी, वो शेयर सर्टिफिकेट जो होल्ड कर रहा है जिसे हम शेयर होल्डर कहते हैं, उसको हम डिविडेंड के तौर पे उस बंदे को हम देंगे। ठीक है, ये चीज होता है इक्विटी शेयर। और इसी इक्विटी शेयर को क्या होता है डिजिटल मार्केट में बाय और सेल होता है। ये थोड़ा बहुत लंबा हो जा रहा है ना, इसको और मैं रिफाइंड तरीके से आप लोगों को बताने कर दूंगा। ठीक है, अब ये हो गया तो शेयर सर्टिफिकेट। अब आते हैं हम मार्केट पे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या था हमारा? सेकेंड पॉइंट था मार्केट। तो मार्केट होता क्या है? मार्केट सिंपल में होता है अ प्लेस वेयर वेयर a place where buyer and seller meets together and negotiate the price and agree to buy and sell the product। ठीक है ना? मार्केट सिंपली वही होता है ना कि कोई भी एक जगह जहां पे बायर आता है और सेलर आता है। सेलर अपना सामान लेके आता है, कोई भी वो सामान कुछ भी हो सकता है। सेलर आता है और बेच एक पर्टिकुलर प्राइस पे आता है और अपना बोली लगाता है कि चलो इस चीज को मैं 10,000 या फिर 20,000 में बेचूंगा। वहां पे बायर आता है, बायर निगोशिएट करता है, वहां पे मोल भाव होता है कि हाँ इस चीज को मैं 10,000 में नहीं 9,900 में खरीदूंगा या फिर 9,000 में खरीदूंगा या फिर 8,000 में खरीदूंगा। वहां पे निगोशिएशन होता है, फिर एक पर्टिकुलर प्राइस को तय किया जाता है और उस पर्टिकुलर तय प्राइस पे उस प्रोडक्ट को सेल किया जाता है। सिंपल मार्केट यही होता है। अगर सपोज आपको, जैसे अगर मार्केट में है ना, सिंपल तो ये हो गया ना कि मार्केट कोई भी प्लेस है। अब मार्केट को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ मैं। ठीक है, मार्केट को कहाँ पे जाता है? तो फिर मार्केट, ये पॉइंट आ जाता है हमारा थर्ड पॉइंट। मार्केट को फर्दर मैं दो पार्ट्स में डिवाइड करता हूँ। पहला होगा फिजिकल मार्केट और दूसरा होगा डिजिटल मार्केट। ठीक है, पहला होगा फिजिकल, दूसरा होगा डिजिटल। और फिजिकल मार्केट, सपोज मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ, ठीक है। अगर मैं दिल्ली एनसीआर में हूँ तो फिजिकल मार्केट मेरे को वो मार्केट होता है जहाँ पे आप फिजिकली जाते हो और वहां से प्रोडक्ट आप फिजिकली देखते हो और फिजिकली वहां से बाई करते हो और कैश देते हो या फिर पेटीएम करते हो या फिर जो भी यूपीआई है आपको वो यूपीआई करोगे और वहां से आप उस सामान को लेके आओगे। ठीक है, अगर आप दिल्ली एनसीआर में हो तो अगर कपड़े को क्लॉथ खरीदनी है और कपड़े खरीदनी है तो कहाँ जाओगे? सरोजनी जाओगे। क्या है सरोजनी? फिजिकल मार्केट है, वहां पे आप जाते हो कपड़े खरीदते हो। कपड़े खरीदने तो आप कहाँ पे जाओगे?
गांधीनगर, गांधीनगर, सीलमपुर, ये फिजिकल मार्केट्स हैं जहाँ पे आप पर्टिकुलर अपने तरीके से जाओगे, वहां पे खरीदोगे मार्केट। अगर आपको कॉस्मेटिक सामान खरीदनी है तो कहाँ जाओगे, सदर जाओगे, है कि ना। अगर आपको ड्राई फ्रूट लेनी है तो सदर जाओगे, है कि ना। अ- और आपको सस्ता चोर बाजार में जानी है तो कहाँ जाओगे, चांदनी चौक जाओगे, है ना। ये कहाँ होती है, ये होती है फिजिकल मार्केट, जहाँ पे आप फिजिकली जाते हो और वहां पे आप सामान खरीदते हो। अब दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है डिजिटल मार्केट, ठीक है। दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है, डिजिटल मार्केट। डिजिटल मार्केट में फर्दर, ये जो डिजिटल मार्केट है, डिजिटल मार्केट में फर्दर दो पॉइंट्स आते हैं। सारे को मैंने अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर रखा है, ऐसी वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। ई कॉमर्स, और दूसरा नॉन, ठीक है। पहला क्या होगा, ई कॉमर्स, दूसरा होगा नॉन ई कॉमर्स। नॉन ई कॉमर्स को मैं एक्सप्लेन करूंगा बाद में, पहले ई कॉमर्स को मैं एक्सप्लेन कर दूं। डिजिटल मार्केट में दो ही तरीके होते हैं, एक कॉमर्स ई कॉमर्स होता है, एक नॉन ई कॉमर्स होता है, ठीक है। ई कॉमर्स से हमारे पास क्या आएगा, फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट कार्ट। इसको मैं क्या करता हूँ, ठीक है। दूसरी पॉइंट क्या था हमारा, पहला पॉइंट क्या था, पहला था ई कॉमर्स, ठीक है। ई कॉमर्स में क्या क्या आता है, फ्लिपकार्ट आता है, अमेजोन आता है, अमेजोन आता है, उसके बाद मीशो, स्पेलिंग में मत जाना प्लीज, मीशो, उसके बाद जेप्टो, ग्रोफर, जोमैटो, ग्रोफर्स जो भी है, ये सारे क्या हैं, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है। ये मार्केट हैं, पर ये ई कॉमर्स है जहाँ पे आप बाय सेल करते हो। अरे, बाय सेल करते हो, सेलर वहां पे सेल कर रहा होता है, बायर वहां पे बाय करता है, जो भी है उसका नीड होता है वो, ठीक है। ये ई कॉमर्स वाले होते हैं। अब हम आते हैं नॉन ई कॉमर्स पे, ठीक है। ये दूसरा पॉइंट था हमारा, नॉन ई कॉमर्स। दूसरा क्या था, नॉन ई कॉमर्स। नॉन ई कॉमर्स मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे हम बेसिक नीड्स के लिए सामान नहीं खरीदते हैं, इस मार्केट को फर्दर मैंने डिवाइड कर रखा है और मल्टीपल तरीकों में मैंने डिवाइड कर रखा है। आ जाओ, पहला क्या होगा हमारा, ये एकदम ज्यादा ब्लिंक कर रहा है, ओके। एक्चुअली ये तार इसका सही नहीं कर रहा, ठीक है। नॉन ई कॉमर्स में पहला क्या आएगा, स्टॉक मार्केट, दूसरा आएगा क्रिप्टो मार्केट, तीसरा आएगा फॉरेक्स, चौथा है कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी मार्केट, ये चार चीज हैं जो नॉन ई कॉमर्स में आते हैं, जहां पे आप बाई सेल तो करते हो, पर क्या करते हो, इक्विटी शेयर करते हो। यहाँ पे स्टॉक मार्केट में हम कंपनीज का ऑनरशिप खरीद बेच कर रहते हो। क्रिप्टो करेंसीज में सबको पता है, बिटकॉइन होता है, इथेरियम होता है, ऑल्ट कॉइन होता है, डॉज कॉइन होता है, बतेरे हैं, बतेरे हैं। क्रिप्टो करेंसीज वो ट्रेड होते हैं जिसमें सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज सारे, स्टॉक मार्केट में सेंट्रलाइज, स्टॉक मार्केट में हमारा क्या होता है, स्टॉक मार्केट में सेंट्रलाइज होता है, सेंट्रलाइज मैकेनिज्म काम करता है। क्रिप्टो में डिसेंट्रलाइज, फॉरेक्स में डिसेंट्रलाइज और कम्युनिटी में सेंट्रलाइज, है ना।
ये 4 चीजें हैं जो नॉन ई कॉमर्स में आते हैं और ये चीज को क्या होता है हमारे को ट्रेड करनी होती है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं जो हमें समझनी है। अब सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज में हम पहले बात करते हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज क्या है, डिसेंट्रलाइज क्या है। पहला आते हैं सेंट्रलाइज। ठीक है, पहले क्या करते हैं, अरे हट जा, पहले आते हैं सेंट्रलाइज पे। सेंट्रलाइज मार्केट जो कि गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन और पॉलिसी के तहत चलता है। जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, कमोडिटी मार्केट हो गया। कौन सा हो गया, स्टॉक मार्केट और दूसरा कमोडिटी मार्केट। कमोडिटी मार्केट, ठीक है। ये दो चीज क्या चीज से चलता है, इन पॉलिसीज रूल्स एंड रेगुलेशन चलता है जो गवर्नमेंट द्वारा कंट्रोल्ड होता है। और इनके रूल रेगुलेशन को आप फॉलो नहीं करोगे तो आप पेनल्टीज लग सकती है, आप पे लीगल एक्शन हो सकता है, आपका गवर्नमेंट द्वारा एक्शन लिया जा सकता है ना, अगर आप रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते हो तो। ठीक है, तो सेंट्रलाइज मार्केट में स्टॉक मार्केट है और उसके बाद कमोडिटी मार्केट है। दूसरा क्या आता है, ये तो पहला था ना, पहला था। दूसरा में क्या आता है, दूसरा में आता है डिसेंट्रलाइज्ड। ठीक है, कौन सा आता है, डी, अरे दूसरा में आता है, दूसरा में क्या आता है, दूसरा में आता है डिसेंट्रलाइज। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट। डिसेंट्रलाइज्ड मार्केट में पहला तो क्रिप्टो तो मार्केट और दूसरा है फॉरेक्स। क्रिप्टो मार्केट 7 into 24 into ऑल डे चलता है। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट 5 into 24 चलता है। ठीक है, फॉरेक्स 5 दिन हफ्ते में चलता है और क्रिप्टो मार्केट पूरे हफ्ते चलता है, 24 घंटे चलता है और सारे दिन कोई दिन ऑफ नहीं होता, पर ये हफ्ते में 5 दिन चलता है, 2 दिन ऑफ रहता है। कौन सा, फॉरेक्स। फॉरेक्स फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। ठीक है, फॉरेक्स फुल्ली डिसेंट्रलाइज है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मस्ट वॉल्यूम मार्केट। सबसे ज्यादा वॉल्यूम किस में है, इसी में, फॉरेक्स में ही। ठीक है, फुल्ली डिसेंट्रलाइज है। बात है क्रिप्टो मार्केट की, क्रिप्टो मार्केट पार्शियली डिसेंट्रलाइज है, पार्शियली डिसेंट्रलाइज है। क्यों, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट पे रूल्स एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट इम्पोज कर रहा कि अगर कुछ फ्रॉड ना हुए या फिर इन्वेस्टर का पैसे ना कहीं गलत जगह लग जाए या फिर गलत तरीके से यूज है। क्योंकि वजीर एक्स का न्यूज सारे ने सुनी कि उसका अकाउंट हैक हो गया था, तो मैक्सिमम वहां पे इन्वेस्टर का पैसा रिस्क में चला गया था, उनका पैसा गायब हो गया था उनका अकाउंट से। उनपे जो साइबर अटैक हुआ था उसमें क्या हुआ कि मैक्सिमम इन्वेस्टर का पैसा वहां पे लुट गया था। तो वजीर एक्स ने अपने फंड से, अपने सिंगापुर का ये कहानी है, सिंगापुर का ये न्यूज है, कहानी नहीं है। तो वहाँ का सिंगापुर का गवर्नमेंट ने वहाँ पे वजीर एक्स पे पेनाल्टी वगैरह डाला है। फिर वो बोल रहे हैं कि उनका पैसे, जो भी इन्वेस्टर का पैसे हो उनको पैसे वहाँ पे लौटाया जाए, तो वो सारी चीज हो रहा है।
अगर ये फुल्ली डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, कोई गवर्नमेंट वहां पे इन्वॉल्व नहीं होगा, तो कोई भी पब्लिक का अगर पैसा गलत तरीके से अगर कहीं पे यूज हो जाता है या फिर किसी का पैसा डूब जाता है, तो उसको कौन, अगर फ्रॉड के तरीके पे अगर उसको कहीं पे पैसे चले जाते हैं तो उसको कौन रिकवर करेगा? क्योंकि वहां पे कोई सरकार नहीं होगा, कोई रूल नहीं होगा, कोई कानून नहीं होगा, तो आप किस तरीके से आप उस पैसे को रिकवर करना चाहोगे? इसीलिए क्रिप्टो करेंसीज पे क्या हो रहे हैं कि गवर्नमेंट हर एक कंट्री का अपना अपना रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल रहे हैं कि ताकि अगर कहीं पे फ्रॉड होता है तो उस फ्रॉड को हम कंट्रोल कर सकते हैं या फिर उस फ्रॉड पे हम एक्शन ले सकते हैं। इसीलिए पार्शियली डिसेंट्रलाइज है। आने वाले टाइम पे हो सकता है ये भी सेंट्रलाइज हो जाए, क्योंकि सारे कंट्रीज अपने अपने क्रिप्टो करेंसीज निकाल रहे हैं। जैसे कि इंडिया में रुपीज का क्रिप्टो करेंसी निकलने वाला है, बाकी तो अमेरिका में अपना उनका क्रिप्टो करेंसी चल रहे हैं। बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, है ना, ऑल्ट कॉइन हो गया, डॉज कॉइन हो गया, वर्ल्ड कॉइन हो गया। ये सारी चीजें हैं जो कॉइन्स बेस्ड हैं और डिजिटल मार्केट है और क्रिप्टो मार्केट है, जो पार्शियली क्या है, सेंट्रलाइज है, पार्शियली डिसेंट्रलाइज है, 50-50 है अभी के टाइम पे। फुल्ली ना डिसेंट्रलाइज है ना फुल्ली सेंट्रलाइज है। ठीक है, पहले था फुल्ली डिसेंट्रलाइज, पर उसमें क्या हुआ कि फ्रॉड आना शुरू हो गए। पैसे लोगों को कोई प्लेटफॉर्म पे जाते थे, कोई एक्सचेंज पे जाते थे, उस एक्सचेंज पे पैसे डिपॉजिट करते थे, वो एक्सचेंज वाले वो पैसे लेके भग जाते थे। तो वहां पे उस चीज को कवर करने के लिए, उस चीज को कंट्रोल करने के लिए पार्शियली डिसेंट्रलाइज हो गया। ठीक है, सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। आज के टॉपिक में हमने बात क्या किया, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया आप लोगों का स्टॉक मार्केट, इसमें स्टॉक समझ लिए, मार्केट समझ लिए। मार्केट में सेंट्रलाइज्ड टू डिसेंट्रलाइज मार्केट समझ लिए। ये समझ लिए स्टॉक में हम इन्वेंट्री समझ लिए, उसके बाद कंपनीज के बारे में समझ लिए। ठीक है, शेयर, इक्विटी शेयर इसे क्या होता है इस बारे में समझ लिए। तो ये सारी चीज हमने आज कवर किया। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसे ही वीडियो यहाँ पे इस चैनल पे आने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है ना। ये सारी चीजें आने वाले टाइम पे मैं अगले वीडियो डालूंगा, इससे थोड़ा सा अलग और इससे और थोड़ा सा सही। ठीक है, तब तक टेक केयर, बाय।